हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं स्वेल वेव के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके वजह से केरला और अदर स्टेट में हाई अलर्ट रेड अलर्ट दिया गया है। एंड ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो पर। पहले जानते हैं स्वेल वेव होता क्या है और क्यों न्यूज़ में है। The Indian National Center for Ocean Information Services allotted the Indian coastal state about striking the swell wave in this weekend। मतलब 4 मई 2024 और 5 मई में को ये स्ट्राइक कर सकता है इंडियन कोस्टल एरिया पे। इस कारण से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और ये न्यूज़ में भी है। अब स्वेल वेव के बारे में जानते हैं ये होता क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि वेव, टाइड और करेंट में डिफरेंस क्या होता है। मेरा पर्पस इस वीडियो से केवल स्वेल वेव का कंप्लीट कराना नहीं है, इसके अलावा भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक के जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है उससे भी मैं उससे फेमिलियर और साथ में उसके कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। ये वेव, टाइड एंड ओशियन ये तीनों टर्म होता है। दिस आर रिलेटेड टू दी इट्स ऑल आर द टाइप ऑफ द ओशियन वाटर मूवमेंट। दैट मीन्स कि ओशियन के किस तरह का वाटर मूवमेंट होता है, एनर्जी कैसे ओशियन के वाटर से डिसिपेट होता है। दैट इज ऑल अबाउट वेव, टाइड एंड करेंट। तो सबसे पहले वेव देखते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर कॉज्ड बाय विंड which travels in the small circle as it passes। wave are the horizontal movement, surface water का जो horizontal movement होता है। आप कभी बीच पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वेव आ रहा है, ऊपर थोड़ा वेव आया, फिर थोड़ा देर के बाद उसका एनर्जी खत्म हो गया, देन वो एक सर्कल बना के फिर वाटर रिसीड करा गया। तो एक सर्कुलर मैनर पे वाटर रिसीड होता है। वो जो सरफेस वाटर जो मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, दैट इज नथिंग कॉल्ड अ वेव। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइड क्या होता है। टाइड इज अ वर्टिकल मोशन ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन which causes the sea level to rise and fall once or twice a day। वेव हमारा पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एंड टाइड आर द वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहें, सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, और ये सन और मून का है, ये हमारा सन मान लेते हैं, दिस इज द सन। और हम लोग मून का पोजीशन ले लेते हैं, 4 पोजीशन मून का ले लेते हैं। मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कभी डाउट नहीं होगा। सपोज मून हमारा राउंड कर रहा है सन का, सॉरी अर्थ का। तो सपोज दिस इज व्हाट वी कॉल, ये हमारा शेडेड स्पॉट होगा मून का। दिस वी कॉल न्यू मून। ये हमारा इस पॉइंट पे हमारा सेट स्पॉट ये होगा। हमें पता है कि सेट स्पॉट सेम होता है, हम लोग मून का सेम सरफेस ही देख पाते हैं, वन हाफ ही देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल मून एंड दिस टू आर दी ये न्यू मून एंड दिस वन इज फुल मून। अब सपोज ग्रेविटेशनल पुल के वजह से हमारा टाइड बनेगा। तो ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ मून भी है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ मून भी है और सन भी है, मतलब दोनों का ग्रेविटेशन एक डायरेक्शन पे है। तो यहाँ जो बल्ज बनेगा ये ज़्यादा बड़ा बल्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और सेकेंड केस में भी इधर भी बल्ज ज़्यादा बनेगा। दिस इज ऑल्सो द स्प्रिंग टाइड। ये दो साइड को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। एंड द अदर साइड, यहाँ जो बल्ज का एरिया होगा, जो बल्ज का हाइट होगा वो कम होगा इन दोनों साइड। दिस इज कॉल्ड नीप टाइड। ये मैं एक एडिशनल इन्फो के लिए मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप ये हमारा न्यू मून हो गया। अगर इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर एंड दिस विल बी थर्ड क्वार्टर एंड देन अगेन दिस इज फुल मून। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइड कैसे बनता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। अब तीसरे टर्म पे चलते हैं, व्हाट इज करेंट। करेंट का डेफिनेशन लिखा है, इट इज the current is a horizontal flow of water that flows continuously over a large distance in a specific direction। तीन पॉइंट है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। which flows continuously, consistently flow करता है over a large distance। ठीक है, एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे हमारा वेव है, वेव इज फॉर द स्मॉलर डिस्टेंस। वेव का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ कम होता है, जैसे एनर्जी कम होता है, तो जैसे एनर्जी खत्म हो गया वेव कंप्लीट हो जाता है। बट जो करंट होता है, दिस इज द सरफेस मूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस सरफेस मूवमेंट टुवर्ड वन डायरेक्शन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज करंट।
एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किसके किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ विंड, सन, ग्रेविटी एंड अर्थ रोटेशन। ये चार फैक्टर करंट पे काम करता है। और वेव पे हमारा केवल विंड के वजह से, जो लोकली क्रिएटेड विंड होता है उसके वजह से जो सरफेस मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, दैट इज अ वेव। तो अब आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था उस पे, व्हाट इज स्वेल वेव। सो स्वेल वेव इज अ टाइप ऑफ ओशियन वेव characterized by their long wavelength, यहाँ ध्यान दीजिए, long wavelength and smooth and regular undulation। undulation is, आप अगर undulation को अगर हिंदी में आप इसको डिकोड करें तो आप बोल सकते हैं जो उतार चढ़ाव होता है वेव का, दैट इज कॉल्ड undulation, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो इसमें आप नॉर्मल वेव से क्या डिफरेंस देख रहे हैं, नॉर्मल वेव शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ का होता है। और जो नॉर्मल वेव होता है, जब आप बीच पे कभी गए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, वहां देखते होंगे जो दो वेव का ड्यूरेशन होता है और दो दो वेव के आने का समय और साथ में उसका जो लेंथ होता है, दोनों में आप वेरी देखे होंगे, दोनों कांस्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं होता कि हर 1 सेकंड या हर 2 सेकंड में वेव आएगा। लेकिन ये जो स्वेल वेव होता है ये स्मूथ तथा रेगुलर होता है, एकदम रेगुलरली ये फ्लो होता है। रीजन क्या है, रीजन आगे देखते हैं। These wave are typically generated by distinct weather system such as storm or wind blowing over a large area of water। जैसे हमारा जो नॉर्मल वेव है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ द विंड, लोकल विंड, लोकली क्रिएटेड विंड हमारा नॉर्मल ओशियन वेव क्रिएट करता है। बट स्वेल वेव कहीं फार डिस्टेंस पे कोई डिस्टिंक्ट वेदर फेनोमेना लाइक स्टॉर्म हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ओवर द लार्ज एरिया, वहाँ क्रिएट हुआ है वो वेव। और वो वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। स्वेल वेव ट्रेवल अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस, यही मैंने बताया, काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ अ मिनिमल एनर्जी लॉस, मेंटेनिंग देयर स्मूथ शेप एंड यूनिफॉर्मिटी। ये तीनों लैक होता है नॉर्मल ओशियन वेव में। सो यही डिफरेंस है कि ये वास्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है और क्योंकि ये मिनिमल एनर्जी लॉस करता है इस कारण से ये वास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। और यही कारण है इसका स्मूथ शेप और यूनिफॉर्मिटी का, जो कि नॉर्मल ओशियन वेव में नहीं होता है। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा और स्वेल वेव के बारे में भी पता चल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि न्यूज़ क्या है इससे रिलेटेड। जो हमारे जो अलर्ट दिया गया था, अलर्ट इज गिवन बाय INCOIS, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर थे टी बालाकृष्णन नायर, उन्होंने कहा कि हाई पीरियड स्वेल वेव हैज स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट ऑन 26 अप्रैल 2024 इन द सदर्न अटलांटिक ओशियन। इसका मतलब है 26 अप्रैल को ही वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे यहाँ स्ट्राइक कर रहा है 4 मई और 5 मई को ऑन इंडियन कोस्टल एरिया। सो आप देखिए कि कम से कम 9 दिन के करीब स्टार्ट हो चुका है और 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। सो दैट्स वाई इतना एनर्जी वो कंटेन करके रखा हुआ है अपने अंदर और वो धीरे धीरे ट्रैवल हो रहा है टुवर्ड्स द इंडियन कोस्ट। नेक्स्ट है, दिस कॉज्ड हाई एनर्जी स्वेल प्रोपगेशन टुवर्ड्स द इंडियन कोस्टल रीजन विच आर एक्सपेक्टेड टू हिट द सदर्न टिप ऑफ द इंडिया इन द अर्ली आवर ऑफ सैटरडे। मतलब सैटरडे को 4 मई 2024 को ये हिट करने वाला है इन द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन, इन सदर्न टिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, दिस लॉन्ग पीरियड स्वेल वेव कंबाइंड विथ हाई टाइड कंडीशन कैन कॉज द कोस्टल फ्लडिंग इन लो एरिया रीजन। ये कंसर्न का पार्ट है। ये हाई टाइड कंडीशन से कंबाइंड होके जो कोस्टल में फ्लडिंग वगैरह एरिया, लो लाइन एरिया में या कोस्टल के अगल बगल जो पीपल का हाउसिंग है या अदर थिंग, ये डिस्ट्रॉय करने का चांसेस रखता है क्योंकि वहाँ पानी वगैरह घुस जाएगा या थोड़ा सा हाई अलर्ट पे चला गया है। ठीक है, ये तीनों समझ गए हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं और क्या अलर्टेड कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा अलर्ट केरला में है, केरला हाई अलर्ट पे है। उसके साथ गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार को अलर्ट किया गया है। केरला स्टेट बीइंग पुट ऑन द रेड अलर्ट, केरला पे रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट किया है फॉर द हाई एनर्जी स्वेल वेव विच आर लाइकली टू लास्ट 11:30 PM ऑन संडे, जो कि सैटरडे को हम लोग देख रहे 4 तारीख को स्ट्राइक करेगा और लगभग एस्टिमेटेड है कि 11:30 रात तक, 5 तारीख का रात तक वो केरला में इट कैन स्टे देयर। ठीक है, एंड द फेनोमेना इज लोकली कॉल्ड एज कलाकडल,
विच इज़ ऑल्सो रग सी। सो ये प्रीलिम्स का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स का एक पैटर्न देखा गया है कि वो लोकल विंड का नाम पूछता है। तो ये आप लोग याद करके रखिए, बिकॉज ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि व्हाट वी कॉल द स्वेल वेव व्हाट लोकली स्वेल वेव इज कॉल्ड इन केरला। सो यू कैन आंसर इट लाइक कलाकडल, ठीक है। And low lying area experience 0.5 meter to the 1.7 meter high swell wave. So ये डैमेज कैपेसिटी है कि इतना ऊपर जा सकता है, उसका वेव एस्टिमेटेड है। अकॉर्डिंग टू केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी ने क्या कहा है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ द रेड अलर्ट being caused by in connection with Calacut phenomena. So since it is the first instance, that's why this incidence is more important and this incidence is more focused by the UPSC for asking the questions. So that's why you must know this Kalakadal is a local name of the swell wave. तो मैंने इस वीडियो में स्वेल वेव को कवर करा दिया, साथ ही में वेव टाइड एंड आपका करंट के बारे में डिफरेंस क्रिएट बता दिया, एंड व्हाट इज द न्यूज रिलेटेड, what is the damage that can caused by the swell wave and where it generated, how long it travel because of the high wavelength, and it combined with the high tide can cause the more damage. Everything I have covered in this section. So for you one question, prelims का एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओशियन वेव के बारे में। फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रेफर्स टू द seasonal directed movement of deep bottom oceanic water. This is the first statement. Second statement is the largest wave are found at the shore lines of the continent. So मैंने जो करा है उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका सही आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सही आंसर मिल जाएगा। साथ ही में इस यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस रिलेटेड टॉपिक लाते रहता हूँ और मैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कराता हूँ, और जितने भी जीएस रिलेटेड टॉपिक्स है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और कुछ वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। कुछ पॉलिटी के मैंने पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करवाया है, और मैं अब करंट अफेयर्स साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी लाने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, एंड दिस चैनल विल बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, एंड दैट this one will make you a little stronger in your preparation and give you the edge over the other candidate. Thank you for today.